अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम पास पेपर्स में जो लेक्चरशिप के पास पेपर्स हैं उनके अंदर रिंग थ्योरी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखेंगे। 2011 के अंदर, 2015 में और 2017 और 2020 इन पेपर्स के अंदर जो रिंग थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम टोपोलॉजी के पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, a ring R is a Boolean ring if for all x belonging to R, x square is equal to x. Second option is x square is equal to minus x. Third option is x square is equal to 0. And fourth option is x square is equal to 1. इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बूलियन रिंग। बूलियन रिंग की डेफिनेशन ये होती है, अ रिंग आर इज सेड टू बी बूलियन रिंग इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। मतलब उस रिंग के अंदर पड़े हुए तमाम एलिमेंट्स के जो स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर इटसेल्फ आ जाता है, तो वो आपके पास बूलियन रिंग होता है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके पास है Z2। ठीक है, Z2 के अंदर आपके पास 0 और 1 ये दो ही एलिमेंट्स होते हैं। इसमें से अगर आप 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 0 आ जाता है और 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 1 आएगा। तो इसके दो एलिमेंट्स हैं, दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इट मींस दिस इज बूलियन रिंग। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, NZ is a maximal ideal of a ring Z if and only if n is prime number, n is composite number, n is natural number or none of these। अब ये थ्योरम की स्टेटमेंट थी, नीचे मैंने थ्योरम लिख दिया है कि NZ is maximal ideal of a ring Z if and only if n is prime। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप सेट ऑफ इवन नंबर्स ले लेते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर के अंदर आप देखें कि ये सारे मल्टीपल ऑफ 2 हैं और 2 एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब है सेट ऑफ इवन नंबर्स जो है ये सेट ऑफ इंटीजर के लिए मैक्सिमल आइडियल होगा। इसी तरह अगर आप 3Z की बात कर लें तो ये भी मैक्सिमल आइडियल होगा Z का, लेकिन जो 4Z है ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा क्योंकि 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ए है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर जीरो डिवाइजर्स। व्हाट आर जीरो डिवाइजर्स इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड 6। अब ये जो इंटीजर्स होते हैं मॉड 6 में इनका जो सेट होता है Z6 से इसको डिनोट करते हैं और इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। 0 होता है इसके अंदर, 1 होता है और 2 आ जाता है, इसमें 3 आ जाता है और 4 आ जाता है और 5 आ जाता है। इसके अंदर जो ऑपरेशन होता है डिफाइंड वो मॉड 6 के अंडर होता है। मतलब हम उसको जमा करते वक्त या जब हम उनको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसको 6 पर डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आ जाता है वो इसका आंसर होता है। अब जीरो डिवाइजर्स होते क्या है, नीचे मैंने जीरो डिवाइजर की ये डेफिनेशन भी लिख दी हुई है कि इफ R इज अ कम्यूटेटिव रिंग, R हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है। फिर अब कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं रिंग का, मतलब जो जीरो डिवाइजर होगा उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ही ये है कि वो जो जीरो डिवाइजर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
is said to be a zero divisor if there exists an element B in ring which is also non-zero. मतलब पहला एलिमेंट जो आपने लिया वो भी नॉन जीरो है, दूसरा एलिमेंट भी नॉन जीरो है, इन दोनों एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जीरो आ जाए तो उस सूरत में आप दोनों एलिमेंट्स को कहते हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स है वो जीरो डिवाइजर्स हैं। अब इसके अंदर जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 1, 2 और 4 है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो भी आपके पास जीरो नहीं बनता बल्कि 2 ही आ जाता है। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास 8 आ जाता है। मॉड 6 में 8 का रिमाइंडर 2 होता है, तो ये आपके पास 2 इंटू 4 ये भी 2 आ गया, जीरो नहीं बना। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन में जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ये इसके जीरो डिवाइजर्स नहीं है। सेकंड ऑप्शन में जीरो मौजूद है और जीरो डिवाइजर की बेसिक कंडीशन ये है कि वो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। सी में भी जीरो मौजूद है तो ये भी आपके पास जो जीरो डिवाइजर्स नहीं है। इनको आप चेक कर लें। इसमें अगर आप 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी 4 भी, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 बन जाएगा, और 6 को मॉड 6 में देखें तो इसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है क्योंकि 6 जो होता है ये 6 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। इसी तरह 3 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 12 आता है, 12 भी 6 पर डिवाइड हो जाता है, इसीलिए इसका रिमाइंडर भी जीरो आएगा। तो इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में 2, 3 और 4 दिए हुए हैं, ये आपके पास जीरो डिवाइजर्स होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स z इज अ फील्ड, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रल डोमेन, डिवीजन रिंग। अब ये z जो है ये फील्ड नहीं हो सकता क्योंकि फील्ड के लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है क्योंकि z जो है ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है क्योंकि इसमें इनवर्स जो है वो होल्ड नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दिया है कि अ कम्यूटेटिव रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। पीछे हम बात कर चुके हैं कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स पकड़े, उनको मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाए, तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। अब जिस सेट में जिस रिंग के अंदर कम्यूटेटिव रिंग हो और उसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर मौजूद ना हो, तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इसके अंदर कोई भी नॉन जीरो इंटीजर्स ऐसे मौजूद नहीं है जिन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आपके पास जीरो आंसर दे। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है ये एक इंटीग्रल डोमेन होगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे डिवीजन रिंग भी लिखा हुआ है, तो डिवीजन रिंग का भी यही मतलब होता है कि उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो z के तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते तमाम एलिमेंट्स के, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेट ऑफ इंटीजर्स z इज एन इंटीग्रल डोमेन। जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सेट ऑफ इंटीजर्स z की बात हो रही है, इज डैश ऑफ द क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए प्राइम आइडियल है, ये उसका सब रिंग है, ये उसका मैक्सिमल आइडियल है, या इनमें से कोई ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है ये बी है। उसकी वजह ये है कि z इज अ सब रिंग ऑफ q। z जो है ये q का सब रिंग तो है, क्योंकि सब रिंग की कंडीशन ये थी कि a माइनस बी जो है ये उसको बिलोंग कर जाए। ठीक है। एच सपोज कर लें कि एच आपके पास सब रिंग है, a माइनस बी भी होल्ड करता है और a इंटू बी भी एच को बिलोंग करता है। ये सब रिंग की डेफिनेशन थी। जिस भी सेट को आपने सब सेट को सब रिंग प्रूफ करना होगा किसी रिंग का,
तो उसके लिए आप ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब आप कोई भी दो इंटीजर्स पिक करते हैं तो उनका डिफरेंस भी अगेन इंटीजर होता है और उनका प्रोडक्ट भी अगेन इंटीजर होता है, तो इसीलिए सब रिंग के लिए ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं। लेकिन जो आइडियल होता है, आइडियल के लिए एक तो ये कंडीशन है a माइनस बी वाली, कि a माइनस बी जो है वो उस आई के अंदर बिलोंग करे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ए आर और आर ए ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये भी आई को बिलोंग कर जाएं। अब इसमें से ए जो एलिमेंट है ये तो आई को ही बिलोंग करेगा, और ए जो एलिमेंट है ये आप रिंग में से पिक करेंगे। अब ये जो z है ये आइडियल नहीं है, उसकी वजह मैंने नीचे ये लिखी हुई है कि आपने एक एलिमेंट z में से पिक कर लिया 3, और इसको आइडियल किसका प्रूफ करना है आपने, q का, तो q में से एक एलिमेंट आपने पिक कर लिया। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3/2 बन जाता है, जो कि z को अगेन बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये आइडियल ही नहीं है। जब ये आइडियल ही नहीं है तो फिर ये प्राइम आइडियल भी नहीं हो सकता, ये मैक्सिमल आइडियल भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल ये आइडियल की टाइप्स हैं। तो जब वो आइडियल ही नहीं होगा तो ये उसकी किसी टाइप में भी फॉल नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि z जो है ये सिर्फ, ये z कभी भी q का आइडियल नहीं हो सकता, ये उसका सब रिंग होगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 6 है, non-zero elements of a field form a group under। अब फील्ड जो होती है, फील्ड, नीचे मैंने फील्ड की डेफिनेशन लिख दी है कि a field f with two binary operations addition and multiplication is a set f। ये एक सेट f होता है having at least two elements। फील्ड के अंदर कम से कम दो एलिमेंट्स होना जरूरी है, एंड टू बाइनरी ऑपरेशन, इसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। अगर ये फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, अगर ये इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। अब इसमें पहला एक्सियम ये है कि f जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप को, f के जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो एक अबेलियन ग्रुप बना दे अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा है कि नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ फील्ड फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर आएगा, जो कि फील्ड का सेकंड एक्सियम है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग सेट ऑफ इंटीजर्स z इज। अब यहां पर जैसे आपको काफी सारे सेट्स डिफाइन किए हुए, जैसे आपको दिया हुआ है कि q ऑफ √2 है, q ऑफ √6 है। पहले तो आप ये देखें कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे q ऑफ √p आप एक ले लेते हैं, सेट बना लेते हैं, इसको आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इस सेट के अंदर सारे के सारे इस शक्ल के एलिमेंट्स मौजूद होंगे, a प्लस b और √p, जबकि a और b पर ये कंडीशन है कि ये रैशनल है, ये दोनों जो है ये रैशनल है। अब अगर आप q ऑफ √2 को डिफाइन करते हैं, जैसे q ऑफ √2 है, तो इसको फिर आप यूं लिखेंगे, q ऑफ √2 को a प्लस b आ जाएगा और यहां पर √2 आ जाएगा जी, ए बी बिलोंग्स टू q। ठीक है। अब ये जो सेट है, ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बना रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह इसके अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे। ये हमने ग्रुप थ्योरी वाले जो कोर्स है उसके अंदर ये एग्जांपल देखी थी। अच्छा, यहां पर अब देखें कि a प्लस बी जो है √2। अब अगर आप कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, a जो है ये बिलोंग कर रहा है q को, तो फिर इस a को लिखा जा सकता होगा a प्लस 0 √2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट a है ये बिलोंग कर जाएगा q ऑफ √2।
मतलब मैं साबित ये करना चाहता हूं कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ना, ये इसका सब सेट है, मतलब सारे रैशनल नंबर्स इसको बिलोंग करते हैं। इसी तरह Q जो है ये Q ऑफ √6 में भी बिलोंग करेगा। ये जो Q है सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये Q ऑफ √3 का भी सब सेट होगा। और ये सारे फील्ड्स हैं, ये सारे फील्ड्स बनाते हैं। तो इनमें से हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट फील्ड है जो कंटेन कर रही है सेट ऑफ इंटीजर को। सेट ऑफ इंटीजर जो होता है ना, ये रैशनल नंबर का सब सेट होता है। तो अब इसमें देखें कि जो ऑप्शन ए में, सी में और डी में दिया हुआ है, क्यू इन तमाम का सबसेट है। तो इसका मतलब है इन तमाम के अंदर जो स्मॉलेस्ट फील्ड है वो आपके पास है क्यू। क्यू इन तमाम में सबसे छोटा सेट है, ठीक है। और ये फील्ड है जो इसके अंदर जी जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं ये ऑलरेडी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट फील्ड फॉर्म अ ग्रुप। वो जो ग्रुप होता है नॉन साइक्लिक होता है, एबिलियन ग्रुप होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होता, नॉन एबिलियन होता है, ये साइक्लिक होता है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है डी, ठीक है। वो जो ग्रुप बनेगा वो आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप होगा। इसकी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर Z7। ये जितने भी ZP होते हैं, जबकि P प्राइम होना चाहिए, P इज अ प्राइम नंबर, उस सूरत में ये ZP सारे के सारे फील्ड बना देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट फील्ड, अब इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स आप लेंगे, जैसे Z7 के अगर आप नॉन जीरो एलिमेंट्स लेते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होके 6 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब 1 उसमें आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब ये एक, इसको आप चेक कर सकते हैं, ये साइक्लिक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हर फाइनाइट फील्ड जो होती है उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना देते हैं और वो साइक्लिक ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल ऑफ आर। यहां पर एक आइडियल की डेफिनेशन मैंने लिख दी है जी। लेट आई बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर, then I is said to be ideal of R if A minus B belonging to I और RA belongs to I। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि अगर आप Z लेते हैं, Q को तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि Q जो है ये तो नहीं होता, आइडियल नहीं होगा, बल्कि Z को प्रूफ कर चुके हैं कि वो Q का नहीं होता। तो क्योंकि ये Q का भी नहीं था, उसी तरीके से जैसे आपने वहां पर एग्जांपल ली थी कि 3 बिलोंग कर रहा है Z को और 1/2 आप ले ले R में से, ठीक है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो Z में बिलोंग करना चाहिए आइडियल में, लेकिन ये तो Z में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये Z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इसका आइडियल नहीं है। इसी तरह Q को चेक कर लेंगे, कोई रैशनल को आप इररेशनल से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये भी आइडियल नहीं होगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये तो C का सुपर सेट है, उसका सब सेट नहीं है, तो ये भी आइडियल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जस्ट आपके पास ट्रिवियल और आइडियल या जीरो आइडियल ही पड़ा हुआ है, तो ये इसका आइडियल होगा। अच्छा, यहाँ पर एक थ्योरम की स्टेटमेंट भी याद रखें। जो फील्ड होती है ना, फील्ड का सिर्फ दो आइडियल्स होते हैं, एक तो वो फील्ड खुद होती है और एक जीरो होता है। ये थ्योरम आगे चलकर किसी और क्वेश्चन में मैं आपको थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिखी दे देता हूँ। तो इसमें बस आप याद रख लें कि आर एक फील्ड है और फील्ड का आइडियल सिर्फ और सिर्फ जीरो होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। जी इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन मैंने नीचे राइट कर दी है। अ कम्यूटेटिव रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को तो हम देख चुके हैं, ये इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन होता है। और Z7 जो है ये भी इंटीग्रल डोमेन होता है। Zn जो होते हैं ना, ये n जब प्राइम आ जाता है तो ये बन जाता है इंटीग्रल डोमेन। Q भी इंटीग्रल डोमेन है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो नॉन जीरो हो और उनका प्रोडक्ट आपके पास जीरो बन जाए। तो Q भी हमने बताना है जो इंटीग्रल डोमेन ना हो। तो सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है ना, जैसे मैंने ये एग्जांपल के अंदर एक मैट्रिक्स ली है, तो इसका एक एलिमेंट नॉन जीरो होने की वजह से ये पूरा मैट्रिक्स ही नॉन जीरो बन गया। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स मैंने लिया है, इसमें भी एक नॉन जीरो है। तो ये दो मैट्रिसेस और दोनों ही नॉन जीरो हैं, लेकिन जब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जीरो डिवाइजर्स पड़े हुए हैं। तो जिसमें जीरो डिवाइजर मौजूद हो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकती। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए कंडीशन यह है कि उसमें कोई जीरो डिवाइजर मौजूद ना हो। तो सेट ऑफ मैट्रिसेस में चूंकि जीरो डिवाइजर्स होते हैं, इसीलिए ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड्स। तो इसमें हम ऑलरेडी एक एग्जांपल में देख चुके हैं कि ऑप्शन ए के अंदर जो सेट दिया हुआ है ये फील्ड होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर भी फील्ड होता है, लेकिन जब आप इसमें से जीरो निकाल देंगे तो अब ये फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप ही नहीं बन सकेगा। जबकि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये अंडर एडिशन तो ग्रुप होता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ना होने की वजह से ये भी फील्ड नहीं होता। और Z6 फील्ड नहीं है, क्योंकि 6 जो है ये प्राइम नंबर नहीं बल्कि कंपोजिट नंबर है। तो ये मैंने नीचे थ्योरम लिख दिए हैं कि Zn इज अ फील्ड इफ n इज अ प्राइम। तो 6 प्राइम ना होने की वजह से Z6 भी फील्ड नहीं है। तो जस्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि phi from Z to Z5 defined by phi of A is equal to A under mod 5, then its kernel will be। अब कर्नल की डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी है कि कर्नल को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर Z के वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जिनका इमेज आपके पास जीरो आ जाएगा। अब फाई ऑफ ए ऊपर डिफाइन करके हमें दिया हुआ है कि ये ए के बराबर ही है, तो इसलिए मैंने फाई ऑफ ए इक्वल टू ए लिख लिया और राइट साइड पे जीरो है। अब मॉड 5 में जब टू नंबर्स आप लेते हैं वो एक दूसरे के कंग्रेंट होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ए इज इक्वल टू बी होता है अंडर मॉड एन। ये नंबर थ्योरी के अंदर ये डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट, जहां पर हमने कंग्रेंसी वगैरह पढ़ी थी, वहां पर ये कंसेप्ट था कि ए इज कंग्रेंट टू बी या ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स देयर डिफरेंस। अगर एन इनको एन जो है इनके डिफरेंस को डिवाइड कर देते हैं तो फिर ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसी को मैंने कंसेप्ट को यूज करके मैंने लिख लिया कि ए इज कंग्रेंट टू जीरो अंडर मॉड 5 का मतलब है कि 5 को a माइनस जीरो को डिवाइड करना चाहिए। मतलब यह है कि 5 मस्ट डिवाइड a, 5 a को डिवाइड करे, मतलब a एक ऐसा इंटीजर बन गया जिसको 5 डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि a फिर 5 का मल्टीपल होगा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सारे के सारे 5 पर डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कर्नल के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो 5 का मल्टीपल होंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास जो है ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, नंबर ऑफ प्रॉपर आइडियल्स ऑफ Z17। अब Z17 फील्ड है, क्योंकि 17 फील्ड 17 एक प्राइम नंबर है, इसलिए Z17 फील्ड बन जाएगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो प्रॉपर आइडियल है, इसके दो ही आइडियल होंगे, एक तो जीरो होगा, एक ये इट सेल्फ होगा। तो इट सेल्फ जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर में हम क्या लेते हैं,
छोटा हो जो उससे, जो उसका सबसेट हो। तो इसका मतलब है कि 0 इज द ओनली प्रॉपर आइडियल ऑफ Z17। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज ओनली वन आइडियल। ठीक है, तो फर्स्ट बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवीजन रिंग। अब डिवीजन रिंग की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई कि डिवीजन रिंग एक ऐसा रिंग होता है जिसके अंदर तमाम नॉन जीरो एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूनिट होते हैं। यूनिट का मतलब है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसको डिवीजन रिंग कहते हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, इसके तमाम एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये डिवीजन रिंग नहीं होगा। सेट ऑफ इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर करता है। ठीक है ना, Z6 में भी नहीं करेगा। ठीक है ना, इनका भी इनवर्स तमाम एलिमेंट्स के एग्जिस्ट नहीं करता, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो Q जो है ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सेट ऑफ रियल्स R इज डैश ऑफ द सेट C ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका प्राइम आइडियल है, सब रिंग है, मैक्सिमल आइडियल है और या आइडियल है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो फील्ड होता है ना, फील्ड में सिर्फ दो ही आइडियल्स होते हैं, एक जीरो और एक इटसेल्फ। तो इसका मतलब प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल और आइडियल, ये तीनों ऑप्शंस गलत है, तो ये उसका जस्ट सब रिंग होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आर जो है ये सी का सब रिंग है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग डज नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स एज द थ्री अदर्स। यूनिट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो Z के अंदर सिर्फ 2 इंटीजर्स ऐसे हैं, नीचे मैंने इनके यूनिट्स लिख दिए हैं। ये सबसे पहले मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स के यूनिट लिखे हैं। तो 1 और -1 दो ही इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एक थ्योरम था कि अगर आपने दो रिंग्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है या जो उनका इनर प्रोडक्ट होता है, उसका आपने फाइंड आउट करने हो यूनिट्स, तो उनके आप क्रॉस ले ले, यूनिट्स के कार्टेशियन ले ले, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो आपके पास क्या बन जाएंगे, तमाम यूनिट्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 2 को -1 और 1 ये दो इसके यूनिट्स हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 टोटल बन जाएंगे। जो होते हैं ZP या ZN के यूनिट्स मालूम करने का तरीका ये होता है कि कोई भी एलिमेंट इसमें से पिक करें और अगर वो n के साथ रिलेटिव प्राइम बन जाए तो वो उसका यूनिट होता है। तो इसका मतलब है Z5 के जो यूनिट्स हैं 5 के साथ रिलेटिव प्राइम 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 5 प्राइम है तो ये सारे ही उससे छोटे रिलेटिव प्राइम होंगे। तो इसका मतलब है कि Z और Z5 के जो यूनिट्स होंगे वो आपके पास टोटल 10 बन जाएंगे। Z3 में भी 4 बनेंगे, Z6 में भी 4 बनेंगे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके 10 यूनिट्स हैं, बाकी सारों के 4 यूनिट्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स हैज कैरेक्टरिस्टिक, 0 होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन भी मैंने नीचे लिख दी है कि इफ फॉर अ रिंग R इज अ पॉजिटिव इंटीजर n such that NA is equal to 0 for all A belonging to R। मतलब रिंग के तमाम एलिमेंट्स को ऐसा कोई एक इंटीजर हमें मिल जाता है, लीस्ट इंटीजर मिल जाता है जिससे मल्टीप्लाई करें और आपको 0 मिल जाए। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको तमाम इंटीजर से मल्टीप्लाई करके आप 0 हासिल कर ले, नॉन जीरो इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि if A and B are two ideals of a ring R and A plus B is an ideal of R containing A, B, both A and B, none of these।
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, नीचे मैंने इसको लिख दिया है कि लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, देन आई प्लस जे इज एन आइडियल आर containing both I and J। Question number 19 है कि every integral domain can be embedded in the field of ideals, quotients, prime ideals, none of these। तो इसके भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इन द फील्ड ऑफ क्वोशंट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस हमने मुकम्मल कर लिए हैं 2020 तक। तो ये उन तमाम के सॉल्यूशंस है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी तमाम क्वेश्चंस जो है वो बनाएंगे।